आज हम आप लोग को ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो ट्रांसक्रिप्शन पे था। ठीक है, आज हम बताएंगे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम बताए थे, ये क्या है, डीएनए है। ठीक है ना, ये क्या है, डीएनए। डीएनए से बनता है एमआरएनए। इसका 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड। ये बन गया एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। किसके द्वारा बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। इस प्रोसेस को पहले पढ़ा चुके हैं। अब एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। एमआरएनए के द्वारा क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होना या एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस का होना ही क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। जैसे ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन का प्रोसेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, वैसे ही ट्रांसलेशन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये भी क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ये भी ट्रांसलेशन चलता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसलेशन जो होता है कुछ प्रमुख 5 स्टेप में संपन्न होता है। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या इसी को लोडिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं, तीसरा है इनिशिएशन, चौथा है इलांगेशन और पांचवा है टर्मिनेशन। ठीक है ना, तो इन 5 स्टेप में संपन्न होता है। पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तीसरा है इनिशिएशन, चौथा इलांगेशन और पांचवा है टर्मिनेशन। अब एक एक स्टेप को हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। तो पहला स्टेप हम डालते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड कैसे एक्टिवेट हो रहा है, जब अमीनो एसिड एटीपी से बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, अमीनो एसाइल। अमीनो एसिड एक्टिवेट कैसे होगा, अमीनो एसिड एटीपी से बाइंड करेगा और बनाएगा अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उसी को हम कहेंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ठीक है, एक्टिवेटेड अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, देखते हैं कैसे होता है। अमीनो एसिड है, एटीपी से बाइंड करेगा, किस एंजाइम की उपस्थिति में, यह महत्वपूर्ण है। पूछता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यह एंजाइम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो एसिड एटीपी से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और 2 पायरोफॉस्फेट या 2 फास्फेट रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि यहां एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फास्फेट है, और यहां क्या है, एएमपी है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट 1 फास्फेट है, तो 2 फास्फेट क्या हो रहे हैं, रिलीज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसे होगा, एक एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में अमीनो एसिड एटीपी से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहेंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। इसी को क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ठीक है, देखिए कैसे होता है। अमीनो एसिड आप जानते हैं क्या है,
यहाँ पे होगा COH ग्रुप, यहाँ पे होगा NH2 ग्रुप, यहाँ होगा H, यहाँ होगा R, कोई भी अमीनो एसिड ले लिए। और ये ATP है, ATP देखिए, ये शुगर है कोई, ठीक है। यहाँ क्या होगा CH2O और 3 फास्फेट, ठीक है ना, 3 फास्फेट है, ट्राई फास्फेट, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, ये हो गया ATP। क्या बन गया ATP, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक, ये हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये अटैक करेगा 2 फास्फेट के बीच जो बॉन्ड है, मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा जो फास्फोरस है उनके बीच का जो बॉन्ड है उस पर अटैक करेगा, इसको तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो क्या होगा, ये पायरोफास्फेट यहां रिलीज हो गए, और ये, ठीक है, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज के ऊपर एंजाइम उपस्थित में इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा अमीनो एसाइड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। देखिए कैसे बनेगा, मान लीजिए एंजाइम है, एंजाइम कौन सा, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। अब यहां पे आके अमीनो एसिड आ गया और यहां आ गया क्या, एक फास्फेट है, तो ये क्या हो जाएगा AMP, ATP कन्वर्ट हो गया किसमें AMP, और इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से, ठीक है। ये क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ATP से जुड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, COH ग्रुप जो था ये हाईली रिएक्टिव है, ये अटैक करेगा 2 अल्फा बीटा फास्फेट के बीच और बॉन्ड टूटेगा, पायरोफास्फेट रिलीज हो जाएगा और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। अमीनो एसिड, ये फास्फेट रिलीज हो गया, ये क्या हो गया AMP हो गया। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बना लेगा कौन सा, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के, इनमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और इसी को क्या कहेंगे, अमीनो एसाइड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहेंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब समझ में आ गया होगा इससे, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है ये चीज। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए क्या होगा, ठीक है, ये टीआरएनए है, टीआरएनए जो एक्टिवेट वहां बना था एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, उससे कंबाइंड होगा। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब क्या होता है कि टीआरएनए एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से कंबाइंड होगा, ठीक है ना, और बनाएगा अमीनो एसाइड टीआरएनए। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड क्या बनाए थे, अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यही था। ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, अब बना लेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए। क्या बना लेंगे, अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, टीआरएनए की चार्जिंग, ठीक है। और रिलीज क्या हो जाएगा, AMP रिलीज हो गया और एंजाइम रिलीज हो गया, ठीक है। तो टीआरएनए अमीनो एसाइड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, आके रिएक्ट करेगा, बाइंड करेगा, और बाइंड करके क्या बनाएगा, अमीनो एसाइड टीआरएनए, और AMP एंजाइम रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां क्या बना लिया, अमीनो एसाइड टीआरएनए, सॉरी क्या बना लिया, अमीनो एसाइड टीआरएनए AMP, और रिलीज हो गया क्या, AMP और एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसको इतना ना समझ के आप इतना समझिए कि जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था वो टीआरएनए से बाइंड करेगा। देखिए ये आपका टीआरएनए है,
टीआरएनए का जो एक और वीडियो है उस पर देखिएगा, ठीक है, बहुत डिटेल में बताया है टीआरएनए को, ठीक। तो यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे। ये आरएनए का 3 एंड है और ये आरएनए का 5 एंड है। 3 एंड पे कुछ बेस पाए जाते हैं, ठीक है। इसे कौन कौन से बेस है? सीसीए बेस, ठीक है, सीसीए नाइट्रोजन बेस, इसलिए इसको सीसीए एंड भी कहते हैं, 3 एंड है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको कि टीआरएनए से अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा। टीआरएनए से जब अमीनो एसिड बाइंड करेगा तो इसी को क्या कहेंगे? चार्ज टीआरएनए। क्या कहेंगे? चार्ज टीआरएनए। तो होता क्या है कि ये टीआरएनए है, टीआरएनए के 3 एंड पे आके बाइंड करता है। अमीनो एसिड कहां बाइंड करेगा? 3 एंड पे अमीनो एसिड बाइंड करता है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन पूछा आता है कि ट्रांसलेशन में टीआरएनए से अमीनो एसिड किस एंड पे बाइंड करता है, 3 एंड या 5 एंड? तो कहां से बाइंड कर रहा है? 3 एंड पे। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि जो अमीनो एसिड यहां बाइंड करता है वो कौन सा अमीनो एसिड है, ये बहुत प्रमुख बात है। तो हम जानते हैं इसका डिसीजन कौन सा अमीनो एसिड बाइंड कर रहा है वो निर्भर करेगा एंटीकोडॉन। ये क्या है? एंटीकोडॉन है। कौन सा अमीनो एसिड बाइंड कर रहा है ये किस पर निर्भर करेगा? टीआरएनए और एमआरएनए के कोडान एंटीकोडॉन के आपस के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं एमआरएनए जो होता है, अगर एमआरएनए को देखें, ये उसका 5 एंड है, ये 3 एंड है और ये उसका स्टार्ट साइट है। इस स्टार्ट साइट पे स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है, सॉरी स्पेसिफिक कोडान पाया जाता है एयूजी, या फर्स्ट कोडान जो स्टार्ट साइट पे पाया जाता है वो क्या होता है? एयूजी। किसमें पाया जा रहा है? एमआरएनए में। एमआरएनए में डिटेल हम बता चुके हैं, वीडियो इस पे भी उपलब्ध है। तो एयूजी जो होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? मेथियोनिन को, ठीक। तो एमआरएनए में जो फर्स्ट स्टार्ट कोडान होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है सबसे पहले, वो क्या है? एयूजी। एयूजी कोड करता है किसको? मेथियोनिन को, ठीक है। तो ये होगा क्या? एंटीकोडॉन जो है, ठीक है, या टीआरएनए जो है वो कौन सा अमीनो एसिड को बाइंड करेगा? मेथियोनिन को बाइंड करेगा। पहला अमीनो एसिड जो बाइंड करेगा टीआरएनए कौन सा होगा? मेथियोनिन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एयूजी कोडान वो कोड करेगा मेथियोनिन। तो पहला टीआरएनए जो होगा, जो फर्स्ट टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस भाग लेगा, वो कौन सा अमीनो एसिड कंटेन करेगा? मेथियोनिन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक टीआरएनए प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड बाइंड करेगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि इसमें ये एंटीकोडॉन और ये कोडान के कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ के टीआरएनए से बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे वहां एयूजी है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ए की जगह यू, ठीक है, यू की जगह ए, और यहाँ पे क्या होगा? जी की जगह सी, ठीक है। एंटीकोडॉन कहाँ यहाँ होगा? UAC, ठीक है। दूसरी बात आती है कि पहला इसमें जो अमीनो एसिड हो गया वो क्या हो गया? मेथियोनिन, ठीक है। पहला अमीनो एसिड क्या हो गया? मेथियोनिन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला अमीनो एसिड जो इससे अटैच होता है टीआरएनए से, वह फॉर्मिल मेथियोनिन होता है। कैसा होता है? कैसा अमीनो एसिड होता है? फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है, या फॉर्माइल मेथियोनिन होता है। फॉर्माइल मेथियोनिन मतलब ये हो गया, फॉर्माइल मतलब क्या हो गया? CHO ग्रुप कंटेनिंग होता है। मेथियोनिन कैसा होता है? CHO ग्रुप कंटेनिंग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? F मेथियोनिन या फॉर्माइल मेथियोनिन या फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो पहला प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड भाग लेगा वो क्या होगा? मेथियोनिन। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि वो क्या ऐसा होगा? फॉर्माइल मेथियोनिन। फॉर्माइल मेथियोनिन, इस पे क्या होगा? SCHO ग्रुप आगे मेथियोनिन से जुड़ेगा। अब फॉर्माइल मेथियोनिन यहां होता है, लेकिन यूकैरियोट में पहला अमीनो एसिड वहां भी मेथियोनिन होगा, लेकिन वो फॉर्माइल मेथियोनिन नहीं होता है, ठीक है। वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मेथियोनिन होता है। तो प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मेथियोनिन क्यों हो रहा है? यहाँ फॉर्मल्डिहाइड क्यों ऐड हो रहा है? CHO ग्रुप क्यों ऐड हो रहा है? उसका कारण है। क्या कारण है? देखिए, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है? DNA,
और डीएनए से प्रोकैरियोट्स में क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है, ये 5 ये 3। और mRNA जब बनता है तो उसी के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। इससे राइबोसोमल यूनिट अटैच हो जाती है, और राइबोसोमल जब यूनिट अटैच हो गई तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कपल्ड प्रोसेस है। ये समझ में आ गया, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन जैसे ही mRNA बन रहा है उसी से आगे राइबोसोम अटैच हो जा रहा है, और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ साथ चल रहा है। और कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। दोनों प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। फिर पूछता है कैसा प्रोसेस है, कपल्ड प्रोसेस, मतलब दोनों साथ साथ चलती है। तो जब साथ साथ प्रोसेस यहाँ चल रही है, अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो होता क्या है, जो अमीनो एसिड इसके साइटोप्लाज्म में है वो भी आके यहाँ बाइंड न कर जाए। जो अमीनो साइटोप्लाज्म में है बिना किसी एंजाइम, नॉन एंजाइमेटिक अमीनो एसिड होती है, वो आके क्या करती है, इसके अमीनो एसिड से जो नेसेंट अभी चेन बन रहा, नया नया चेन बन रहा है ये पेप्टाइड का, उससे आके अटैच ना हो। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्माइल, पहला अमीनो एसिड जो आएगा वो कैसा होगा, फॉर्माइलेटेड होगा। पहला अमीनो एसिड क्या होगा, फॉर्माइलेटेड होगा। एक लाभ तो इससे ये हो गया, अटैच नहीं कर पाएगा। दूसरा लाभ क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेंगे, अगर फॉर्माइलेटेड नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहला अमीनो एसिड जो होगा कैसा होगा, फॉर्माइल मेथिओनिन होगा। ठीक है, फॉर्माइलेशन कर देते हैं, जिसके कारण ये अमीनो पेप्टाइडेज से बच जाता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। दूसरे पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट जो है इसमें वो क्या है, इनिशिएशन है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, इनिशिएशन है। चलिए इनिशिएशन देखते हैं, कितना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, बहुत आसान है। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएशन में ये होगा जो राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट होगा। राइबोसोम 2 यूनिट का बना होता है प्रोकैरियोट में, एक 30S होगा, एक क्या होगा 50S। ठीक है, एक 30S होगा, एक 50S होगा। तो 30S यूनिट जो है वो आके, जैसे मान लीजिए 30S यूनिट यही है और ये mRNA है, तो 5' की तरफ 30S यूनिट आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोमल यूनिट है 30S वाली, वो क्या होगा 5' और ये 3' है, तो 5' की तरफ आके अटैच हो जाएगी। ये अटैच कहाँ होगी, 5' पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाएगा 5' पर, स्टार्ट साइट के पहले, उसे कहते हैं SD सीक्वेंस, वहीं पे अटैच होगा। जरा देखते हैं कैसे। ये 5' है, ये 3 है। ठीक है, ये 5', ये 3', ये है स्टार्ट साइट। और यहीं पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाएंगे, AGG, AGG और कौन सा है U। ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं इसको कहते हैं साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। या इसी को क्या कहते हैं, एसिडी सीक्वेंस। ठीक है, और यही सीक्वेंस ये किस में पाया जाना है, ये mRNA पर। और यही सीक्वेंस जो होता है यूकैरियोटिक, अगर ये mRNA देखें तो वहां पे क्या पाया जाएगा, कोजैक सीक्वेंस पाया जाएगा। वहां पे क्या पाया जाएगा, यूकैरियोट में। ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स में। और वहां पे पाया जाता है कोजैक सीक्वेंस। ठीक है,
तो यूकैरियोट में कोजैक सीक्वेंस, प्रोकैरियोट में साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है इनिशिएशन में, जो यम आरएनए है उसके 5 एंड की तरफ कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। वो सीक्वेंस क्या होते हैं, एजीजी एजीजी यू। ठीक है, इन्हीं सीक्वेंस पे ये जो सीक्वेंस है इसी पे आके स्मॉलर यूनिट आके अटैच होगा। और साइन डेलगार्नो सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट साइट के पहले बिफोर पाया जाता है। अब इसी पे आके स्मॉलर यूनिट आके बाइंड करेगा। ठीक है, स्टार्ट साइट पे क्या आ गया, स्मॉलर यूनिट बाइंड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हम देखते हैं अगर साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन की मात्रा ज्यादा है, साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन की मात्रा ज्यादा है, तो उसी समय फिर क्या होगा, लार्जर यूनिट भी आके अटैच होगा। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। और ये सीक्वेंस है एजीजी एजीजी यू। ठीक है, अब जो हम लार्जर यूनिट देखे हैं, स्मॉलर यूनिट देखते हैं, ये आपस में जुड़ता है किस आयन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। जब साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति है तो स्मॉलर और लार्जर यूनिट आपस में एसोसिएट होते हैं। यदि साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन की मात्रा घट जाए तो इनका क्या होता है, स्मॉलर लार्जर यूनिट डिसोसिएट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इस पे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पे भी पूछते हैं कब सेपरेट होंगे कब जुड़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये लार्जर यूनिट होती है इस पे 3 साइड पाए जाते हैं। एक ई साइट होता है, एक पी साइट होता है, एक ए साइट होता है। ठीक है ना, जो लार्जर यूनिट होता है इस पे 3 साइट पाए जाते हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। क्या क्या होता है ई साइट, ए साइट, पी साइट? देखिए, जो ए साइट होता है उसको कहते हैं अमीनो एसाइल साइट। क्या कहेंगे, अमीनो एसाइल साइट या अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, दूसरा पी साइट होगा, उसको कहेंगे पेप्टाइडल साइट। पी साइट को क्या कहेंगे, पेप्टाइडल साइट। और ई साइट जो होता है उसे हम कहते हैं एग्जिट साइट। ई साइट को क्या कहेंगे, एग्जिट साइट। ठीक है, ए साइट है अमीनो एसाइल साइट, पी साइट है पेप्टाइडल साइट, और ई साइट होता है क्या, एग्जिट साइट। अब देखिए होता क्या है, ए साइट जो होता है, ठीक है, वहां पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा, बाइंड करके कहां आएगा, पी साइट पे, और पी साइट से फिर टीआरएनए यहां आएगा ई साइट पे, और ई साइट से टीआरएनए रिलीज होता है। या कह सकते हैं ए साइट जो होता है, ठीक है, या पी साइट होता है, उस पर अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा, टीआरएनए अमीनो एसिड बाइंड करके लाएगा। या इसको इस तरह समझने से अच्छा है आप इस तरह देखिए। तो इनिशिएशन इतना समझ में आ गया। अभी इलांगेशन में उसको बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या होगा, स्मॉलर यूनिट जुड़ा है मानने से, फिर लार्जर यूनिट आके जुड़ा और बना दिए क्या, एक पूरे एंजाइम के, सॉरी पूरे एक राइबोसोम के पार्ट को। ठीक है, इसमें 3 साइट हो गए, ए, पी और ई। दूसरा चीज है इनिशिएशन के लिए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 3 फैक्टर भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड, और तीसरा हो गया इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। 3 फैक्टर भाग लेते हैं। तो पहला है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट क्या करता है, वो यहां आके बाइंड कर जाता है। ठीक है, जब स्मॉलर लार्जर यूनिट जुड़ते हैं तो यहाँ इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट आके बाइंड कर जाएगा। ये क्या है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट।
ये जब बाइंड कर गया तो क्या होगा, अब जो टीआरएनए यहां आना है, यहां पे अमीनो एसिड कंटेनिंग है, यहां पहला अमीनो एसिड कंटेनिंग जो है वो क्या है, फॉर्माइल मेथिओनिन कंटेनिंग टीआरएनए है ये, ठीक है। तो पहला फॉर्माइल कंटेनिंग मेथिओनिन जो है, या पहला मेथिओनिन अमीनो एसिड जो फॉर्मुलेटेड है, वो आएगा कहां है, ए साइट पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पहले से क्या विराजमान है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, तो वो आता कहां है, वो आएगा पी साइट पर। तो पूछा जाता क्वेश्चन कि ट्रांसलेशन में जो पहला टीआरएनए बाउंड अमीनो एसिड है वो सबसे पहले किस साइट पे आता है, ए साइट, टी साइट या ई साइट? तो सबसे पहले कहां आता है, पी साइट पे। क्यों पी साइट पे आता है? क्योंकि यहाँ पे ए साइट पे पहले ही इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट बाइंड कर जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर सेकंड। इनिशिएशन फैक्टर सेकंड जो होता है वो जीटीपी कंटेनिंग होता है। कैसा होता है, जीटीपी कंटेनिंग। और वो क्या करता है, ट्रांसलोकेशन में क्या करेगा, अमीनो एसिड टीआरएनए कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होगा उसको खींच के ट्रांसलोकेशन में मदद करेगा। और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड जो होता है वो स्मॉलर यूनिट से बाइंड करता है। कहां बाइंड करेगा, स्मॉलर यूनिट से। और जब स्मॉलर यूनिट से बाइंड कर जाएगा इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, तो क्या करेगा, इस यूनिट को, स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट से जोड़ने से रोकता है। तो इसीलिए शुरुआत में ही क्या होगा, इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाता है। शुरुआत में क्या होगा, इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएगा, तभी क्या होगा, ये स्मॉलर और लार्जर यूनिट आपस में आके जुड़ेंगे, ठीक। तो तीनों का काम हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है इनिशिएशन। समझ में आ गया। इनिशिएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, एमआरएनए है, एमआरएनए के एसडी सीक्वेंस पे, साइन डायगोनल सीक्वेंस पे स्मॉलर यूनिट आके बाइंड करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मैग्नीशियम आयन की मात्रा जब ज्यादा रहेगी तो लार्जर यूनिट भी आके बाइंड करेगी। लार्जर यूनिट में 3 साइट है, ए साइट, पी साइट और ई साइट, ठीक है। ए साइट, इसमें कई इनिशिएशन फैक्टर भाग लेते हैं, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड और थर्ड। जब ट्रांसलेशन शुरू होगा, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी, तो सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट यहाँ पे ए साइट पे बाइंड कर देगा, तो ये स्थान खाली नहीं रहेगा। अब टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है, टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है पहला फॉर्माइल मेथिओनिन, वो आएगा किस साइड पे, पी साइड पे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, पहला अमीनो एसिड जो टीआरएनए कंटेनिंग है वो किस साइड पे आता है, पी साइड पे। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब ये आ गया, इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं। और यहां पे जो पहला कोडान है वो क्या है, AUG। या मानने पे पहला जो कोडान है, स्टार्ट कोडान, वो क्या है, AUG, ठीक। और ये टीआरएनए है, ये अमीनो एसिड को ले आया, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही अमीनो एसिड यहाँ पी साइड पे आके इंटर किया, टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड आया, टीआरएनए अमीनो एसिड को जैसे ही पी साइड पे लाएगा तो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट क्या होगा, यहां से रिलीज हो जाएगा, ये यहां से रिलीज हो गया। अब ए साइड खाली हो गया, अब ए साइड क्या हो गया, खाली हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं इनिशिएशन के बाद। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इलांगेशन। ठीक है, इलांगेशन में हम देखते हैं कि कैसे राइबोसोम एमआरएनए पे मूव करता है, कैसे राइबोसोम 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करता है। और दूसरा चीज देखेंगे कि कैसे इसमें एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। ये एक अमीनो एसिड आ गया, टीआरएनए कंटेनिंग यहाँ पे पी साइड पे। अब देखते हैं फिर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोडान है GGC, कौन सा है, GGC, ठीक है। या मान लेते हैं UUU, ठीक है। यहाँ पे कोडान अगला जो है AUG के बाद क्या है, UUU। अब जो टीआरएनए होगा, इसको इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। टीआरएनए जो दूसरा अमीनो एसिड लाएगा वो क्या होगा, फिनाइल एनालिस। किसको लाएगा, दूसरा अमीनो एसिड जो लाएगा टीआरएनए वो क्या होगा, कौन सी अमीनो एसिड आएगी, फिनाइल एनालिन। क्यों, क्योंकि यहाँ कोडान क्या है, UUU।
और यू 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 कोड करता है किसको, फिनाइलएलानिन को। तो टीआरएनए कंटेनिंग फिनाइलएलानिन वो आएगा किस साइड पे, ए साइड पे इंटर करेगा, ए साइड पे आ गया, ठीक है। अब पी और ए साइड पे क्या हुआ, 2 अमीनो एसिड आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, जो ये अमीनो एसिड है पी साइड, इसका COH ग्रुप, इसका COH ग्रुप और ए साइड वाले के अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। आपस में क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। जब इस अमीनो एसिड का आपस में बॉन्ड बन जाएगा तो टीआरएनए ये इससे सेपरेट हो जाएगा। टीआरएनए अमीनो एसिड से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और ये जो है टीआरएनए अब मूव कर जाएगा इस साइड पे, ई साइड। कहां आएगा, ई साइड पे, ठीक है। और ई साइड जो एग्जिट साइड होता है, इसी से टीआरएनए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां हो जाता है 2 अमीनो एसिड के बीच। अब बात आती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा। तो यहां जो एंजाइम पाया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो क्या होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। फिर से देखते हैं, जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसको बनाएगा कौन, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम पाया किस में जाएगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम पाया जाता है लार्जर यूनिट में, ठीक है। लार्जर यूनिट में कहा, चूंकि हम जानते हैं लार्जर यूनिट जो होती है ये बनी होती है 23S rRNA। किसकी बनी होती है, 23S rRNA। लार्जर यूनिट जो होती है वो राइबोसोमल आरएनए से बनी होती है। कौन सा राइबोसोमल आरएनए है, 23S rRNA, ठीक है। अब क्या होगा, इसको और डिटेल देखने के लिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो जो लार्जर यूनिट होगा उसमें होगा कौन सी क्या है लार्जर यूनिट में, कौन सा राइबोसोमल आरएनए, 23S rRNA। 23S rRNA जो होता है वही एंजाइमेटिक नेचर शो करता है, ठीक है। वही व्यवहार करता है किस तरह, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के रूप में, ठीक है। 23S rRNA पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के रूप में काम करेगा और क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करेगा, ठीक है। 23S rRNA पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के रूप में कार्य करके पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करेगा, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा, ठीक। चूंकि ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, इसलिए 23S rRNA को हम राइबोजाइम भी कहते हैं, ठीक। तो पूछा जाता क्वेश्चन कि लार्जर सब यूनिट में, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में, ठीक है, कौन सा आरआरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। तो 23S rRNA क्या शो करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी शो करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के रूप में काम करता है और क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करने में भाग ले रहा है, कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम, ठीक। तो ये हो गया इलांगेशन प्रोसेस, ठीक है। इलांगेशन में फिर देख लीजिए एक पॉइंट और, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये जो टीआरएनए था वो अमीनो एसिड से इसका जो बॉन्ड था वो टूट गया, ठीक है। अब क्या होगा, राइबोसोम 3' एंड की तरफ आगे बढ़ेगा। जब राइबोसोम 3' एंड की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसको यहां कर देते हैं 3'। जब राइबोसोम 3' की एंड की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको जरा देखते हैं। 5', ये 3'।
ई साइड, बी साइड और ए साइड, ई बी और ए साइड, ए यू जी, यू यू यू, ठीक है, और यहाँ आ गया जी जी यू, ठीक है, या जी जी सी, और यहाँ आ गया साइन डायगोनल सीक्वेंस, ये आ गया एस टी सीक्वेंस। अब क्या हुआ, ये राइबोसोम 3 प्राइम एंड की तरफ आगे बढ़ा। जब राइबोसोम 3 प्राइम की तरफ आगे बढ़ेगा तो ये टीआरएनए ई साइड पे आ गया, ये टीआरएनए कहाँ गया, ई साइड पे, और ये जो ए साइड वाला टीआरएनए था अमीनो एसिड कंटेनिंग, वो कहाँ जाएगा, पी साइड पे। देखिए ये टीआरएनए आ गया ई साइड पे, ये वाला यहाँ आ गया, और ये क्या होगा, ए साइड वाला आ गया पी साइड पे। ए साइड पे जो था टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड, वो कहाँ आ गया, पी साइड पे, और पी साइड वाला जो टीआरएनए था वो कहाँ गया, ई साइड से, और ई साइड से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। ये एग्जिट साइड है, इससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर अगला अमीनो एसिड, अगला टीआरएनए अगला अमीनो एसिड को लाएगा। ठीक है, अगला टीआरएनए अगला अमीनो एसिड को लाएगा। मान लीजिए ग्लाइसिन ला रहा, वैलिन ला रहा, कोई भी लाए इसके अनुसार लाएगा। ठीक है, या प्रोलिन ला रहा, मान लीजिए कौन सा ला रहा है, ये प्रोलिन। अब इसको लाके यहां एंट्री, इसकी एंट्री होगी। ठीक, ट्रिपल सी है, किसको कोड करेगा, प्रोलिन को। तो ये टीआरएनए अमीनो एसिड को कंटेनिंग, जो टीआरएनए अमीनो एसिड कंटेनिंग है, वो कहां आएगा, ए साइड पे आएगा। ठीक है, और ए साइड पे आ गया टीआरएनए जो प्रोलिन कंटेन किया है। अब फिर क्या होगा, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो ये टीआरएनए अमीनो एसिड से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होकर ये टीआरएनए आएगा ई साइड, और ई साइड से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और फिर ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये ए साइड वाला टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड कहां जाएगा, पी साइड पे। इस प्रकार इलांगेशन का प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रकार इलांगेशन का प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, टर्मिनेशन। इलांगेशन के बाद अगला क्या आएगा, टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि इसके 3 प्राइम पे, ठीक है, यहां पे पाया था स्टॉप साइट। जो स्टॉप साइट पे होता है, यहां कुछ स्पेसिफिक स्टॉप कोडान पाए जाते हैं या नॉनसेंस कोडान पाए जाते हैं, जैसे UAA, UAG या UGA। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टॉप कोडान पाया जाते, चाहे UA पाया जाएगा, चाहे UAG पाया जाएगा, चाहे UGA पाया जाएगा। इसको ओकर कहते हैं, इसको अपर का, ओकर, अंबर, अप्पल कहते हैं। ठीक है ना, ये ओकर है, ये अंबर है, ये अप्पल है। ठीक, कोई भी एक स्टॉप कोडान होगा। जैसे राइबोसोम यहां पहुंचा स्टॉप कोडान के पास, ठीक है, देख लेते हैं। इसी फिगर में देख ले रहे हैं। मान लीजिए ये है टीआरएनए, ये अमीनो एसिड को कंटेन किया है। छोटा पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, और यहां था ट्रिपल सी सीक्वेंस। ठीक है ना, वो राइबोसोम बढ़ गया है, और यहां पे आ गया टर्मिनेशन कोडान। टर्मिनेशन कोडान आ गया कौन सा, UAG। टर्मिनेशन कोडान कौन सा आ गया, UAG। अब जैसे टर्मिनेशन कोडान आ जाएगा तो कोई भी टीआरएनए जो अमीनो एसिड कंटेन किया है वो यहाँ पे इंटर नहीं कर पाएगा, और इंटर नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी और पेप्टाइड चेन मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उस तरह क्या होगा, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा,
जो टर्मिनेशन कोडान है या स्टॉप कोडान है, ये क्या है, स्टॉप कोडान है। जैसे ही स्टॉप कोडान ए साइट के सामने आएगा तो टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होगा वो यहां इंटर नहीं कर पाएगा, ए साइट पे इंटर नहीं करेगा, और ए साइट पे इंटर नहीं करेगा तो टीआरएनए जो पेप्टाइड बॉन्ड से कंटेन किया है, पेप्टाइड बॉन्ड यहां रिलीज हो जाएगा, टीआरएनए ई साइट से एग्जिट हो जाएगा, और इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। होता क्या है, कुछ टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो भी काम करते हैं टर्मिनेशन के लिए। जैसे इसमें है टर्मिनेशन फैक्टर को कहते हैं रिलीज फैक्टर, जैसे रिलीज फैक्टर फर्स्ट, रिलीज फैक्टर सेकंड और रिलीज फैक्टर थर्ड। कुछ रिलीज फैक्टर भी होते हैं जो आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, कहाँ बाइंड करेंगे, जहां स्टॉप कोडान होगा यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगे। जैसे रिलीज फैक्टर फर्स्ट जो होता है वो कोड करेगा UUA और UAG को, रिलीज फैक्टर सेकंड जो होगा UUA और UGA इसको कोड करेगा, और रिलीज फैक्टर सेकंड थर्ड जो होता है वो GDP कंटेनिंग होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये GDP कंटेनिंग है, ट्रांसलोकेज एक्टिविटी शो करेगा, ये क्या शो करेगा, ट्रांसलोकेज एक्टिविटी। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है UAG, तो UAG कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे UAG है, तो यहाँ पे UAG, यहाँ पे UAG है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज फैक्टर फर्स्ट बाइंड करेगा, ठीक है, और वही बाइंड कर जाएगा रिलीज फैक्टर थर्ड भी, इसको कहेंगे रिलीज फैक्टर थर्ड, और इस प्रकार क्या होगा, प्रोसेस टर्मिनेशन का हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है। तो एक ये हो गया ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है, जो आसान है, कहीं टफ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर फिगर्स आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्या होता है, उनके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। 5 एंटीबायोटिक हैं जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करेंगे ट्रांसलेशन को 5 हैं, कौन कौन से हैं, पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है क्लोरामफेनिकॉल, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथा है एरिथ्रोमाइसिन, और लास्ट जो है वो है नियोमाइसिन, ठीक है। तो ये 5 एंटीबायोटिक है जो ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स में इनहिबिट करते हैं। याद करने का तरीका है, इसको याद कर लीजिए, T यहाँ C, यस, आप जानते हैं कंप्यूटर की एक कंपनी है TCS, उससे याद रखिएगा। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो दी जाती है बुखार में, उससे याद रखिएगा। और नियोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसको याद रहेगा, नियो से नया याद रहेगा आपको। अब देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, 5' और ये 3' है राइबोसोम का,
आपकी स्मॉलर यूनिट हो गई और ये हो गई लार्जर यूनिट। और लार्जर यूनिट में 3 साइड, ई साइड, पी साइड और ए साइड। इससे तो याद रहेगा आपको, टीसीएस नाम याद हो जाएगा, उससे 3 ये प्रोसेस क्रम याद हो गया और एथ्रोमाइसिन नियोमाइसिन याद हो जाएगा। इसको मानिएगा बुखार की दवा, नियोमाइसिन नई खोजी गई, नियोमाइसिन हो जाएगा। याद करने का तरीका हो गया। अब बात आती है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो करती क्या है? टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होती है वो टीआरएनए जो अमीनो एसिड को कंटेन किया है उसको राइबोसोम के लार्जर यूनिट को से बांधने से रोकती है। इसको यहां लाने से इनहिबिट कौन करेगी? टीआरएनए अमीनो एसिड, अमीनो एसाइल टीआरएनए को यहां बाइंड करने से, लार्जर यूनिट बाइंड करने से कौन इनहिबिट करता है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब कंफर्म हो गया ना, फिगर से ज्यादा कंफर्म होगा। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए या टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड को राइबोसोम के लार्जर यूनिट से बाइंड करने से इनहिबिट करेगा। कौन करेगा? टेट्रासाइक्लिन। दूसरा है क्लोरमफेनिकॉल। चलिए इनके बाद क्लोरमफेनिकॉल का देते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? क्लोरमफेनिकॉल, ये सेकंड हो गया। क्लोरमफेनिकॉल क्या करेगा? जो यहां पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी हो रही थी, उसको इनहिबिट करेगा। किसको इनहिबिट करेगा? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा। या इसको इस तरह हम दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को कौन इनहिबिट करेगा? क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है। तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट को आपस में जोड़ने से रोकता है। ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट को आपस में जोड़ने से रोकेगा। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन लार्जर और स्मॉलर यूनिट को आपस में जोड़ने से रोक देगा। अगला है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन क्या करता है? बुखार में यूज होता है। बुखार होता है तो आदमी चारपाई पे या बेड पे पड़ा रहता है, वो चल फिर नहीं पाता है, तो क्या करेगा? इरिथ्रोमाइसिन जो है वो राइबोसोम का जो ट्रांसलोकेशन होता है किस पे? यम आरएनए पर। राइबोसोम जो यम आरएनए पर आगे बढ़ता है, ट्रांसलोकेशन करता है, उसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। इरिथ्रोमाइसिन क्या करेगा? ये ट्रांसलोकेशन को, राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को यम आरएनए पे इनहिबिट करेगा। लास्ट आता है नियोमाइसिन। नियो मतलब नया। जब नए नए दोस्त होते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं होते, दूर दूर रहते हैं। तो नियोमाइसिन क्या करता है? यम आरएनए और टीआरएनए का जो इंटरेक्शन होता है उसे इनहिबिट कर देता है। इस तरह याद रखिएगा, यम आरएनए टीआरएनए के इंटरेक्शन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह एक ट्रांसलेशन के बारे में ब्रीफ आइडिया आपको दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।